कल्पना कीजिए एक ऐसे किसान की जो मतलब दिन भर चिलचिलाती धूप में खून पसीना एक करता है। उसके पैरों में बेवाइयां फटी हैं, शरीर थकान से चूर है, लेकिन जब वो रात को अपनी झोपड़ी में लौटता है ना, तो उसके बच्चे एक मुट्ठी अनाज के लिए तरस रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। बिल्कुल, और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये 19वीं और 20वीं सदी के भारत की वो कड़वी नंगी सच्चाई है जिससे उस दौर का साहित्य अक्सर आंखें चुराता था। सही बात है। उस वक्त तो साहित्य में बस वही चांद तारे और रोमांस चल रहा था। हाँ, मतलब अलौकिक प्रेम और परियों जैसी कहानियों का बोलबाला था। लेकिन सोचिए, क्या हो जब कोई रचनाकार अचानक उस मखमली आसमान से उतरकर पाठकों को सीधे गांव की तपती धूल और भूख के बीच लाकर खड़ा कर दे। वो तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा साहित्यिक झटका होता है। मतलब एक ऐसा झटका जो समाज की सोई हुई चेतना को अंदर तक झकझोर दे। और ठीक यही झटका हमें जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास तितली को पढ़कर लगता है। आज की हमारी इस डीप डाइव का यही मुख्य स्रोत है। हाँ, प्रसाद जी, मतलब जब भी हम उनका नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत छायावाद आता है ना? बिल्कुल। वे अपने रोमानी मिजाज और दार्शनिक कविताओं के लिए जाने जाते थे, लेकिन तितली में उनका एक ऐसा रूप सामने आता है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। क्या बात कर रही हैं? मतलब पूरा का पूरा स्टाइल ही बदल दिया उन्होंने। हाँ, वे अपनी उस परिचित सुंदर दुनिया को छोड़कर सीधे यथार्थवाद, जिसे हम रियलिज्म कहते हैं, उसकी ठोस और खुरदुरी जमीन पर उतर आते हैं। मतलब सीधे उस समय के ग्रामीण भारत की गरीबी और शोषण के बीच। अरे वाह, यही बात आज के हमारे इस विश्लेषण को इतना दिलचस्प बनाती है। एक ऐसा लेखक जिसने अपनी पूरी पहचान रोमांस के इर्द गिर्द बुनी हो, वो अचानक समाज का इतना कड़वा सच क्यों लिखने लगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। और आज हमारा मकसद सिर्फ एक पुरानी कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि 1930 के दशक के उस ग्रामीण भारत की धड़कन को महसूस करना है। उन स्रोतों को खंगालना है जो बताते हैं कि हमारी जड़ें किन संघर्षों से होकर गुजरी हैं। बिल्कुल। और अगर हम 1930 के उस ग्रामीण भारत की नब्ज टटोले ना, तो सबसे पहली आवाज जो सुनाई देती है वो शोषण की है। शोषण। हाँ, अगर हम गांव की बात करें जहां से ये कहानी शुरू होती है, तो वो माहौल कैसा था? वो माहौल एक ऐसी बंद हांडी की तरह है जिसे तेज आंच पर रख दिया गया हो और भीतर से भाप निकलने का कोई रास्ता ही ना छोड़ा हो। मतलब एक प्रेशर कुकर की तरह जिसकी सीटी जाम हो चुकी है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। ये वो दौर था जब आम किसान जमींदारी व्यवस्था के भारी बोझ के तले बस सिसक रहा था। स्रोत हमें बहुत बारीकी से दिखाता है कि शोषण का ये ढांचा सिर्फ लगान वसूलने तक सीमित नहीं था। अच्छा, तो और क्या क्या होता था? जमींदार रामनाथ का जो किरदार है ना, वो उस पूरी सामंती व्यवस्था का क्रूर चेहरा है। ये कोई साधारण टैक्स वसूली नहीं थी। ये एक ऐसा जाल था जिसे कानूनी और सामाजिक रूप से इस तरह बुना गया था कि गरीब कभी अपना सिर ही ना उठा सके। लेकिन रुकिए, मतलब क्या ये सिर्फ एक जमींदार के लालच की कहानी है या पूरा का पूरा लीगल और सोशल सिस्टम ही किसानों के खिलाफ खड़ा था? पूरा सिस्टम। क्योंकि अक्सर इतिहास में हम बस इतना पढ़ लेते हैं कि किसानों का शोषण होता था, लेकिन ये असल में काम कैसे करता था? मान लीजिए किसी साल फसल खराब हो गई, तो उस किसान का क्या होता था? यही तो इस व्यवस्था का सबसे खौफनाक हिस्सा था। अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या ओले गिर गए, प्राकृतिक आपदा का सारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसान का होता था। लगान माफ नहीं होता था। बाप रे, तो वो पैसे कहां से लाएगा? ऐसे में किसान को मजबूरन साहूकार या उसी जमींदार से कर्ज लेना पड़ता था, और उस कर्ज पर ब्याज की दर इतनी भयानक होती थी कि वो पीढ़ियों तक नहीं चुकता था। मतलब एक बार फंसे तो जिंदगी भर के लिए फंस गए। हाँ, और जब किसान वो कर्ज या लगान नहीं चुका पाता ना, तो जमींदार उसकी पुश्तैनी जमीन, उसके खेत जोतने वाले बैल, घर के बर्तन और यहाँ तक कि उसकी गरिमा भी सरेआम नीलाम कर देता था। है भगवान। रामनाथ और उसके लठैत इसी खौफ और आतंक के बल पर राज करते थे। दिन रात मेहनत करने वाला इंसान अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनकर रह जाता था। और जब किसी इंसान को इस तरह दीवार से सटा दिया जाए कि उसके पास पीछे हटने की कोई जगह ही न बचे, तो उस बंद हाणी का फटना तो तय है ना? बिल्कुल तय है।
मेरे हिसाब से इसी बढ़ते हुए दबाव के फटने का नतीजा है इस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार, मधुबन, है ना? बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। मधुबन उसी फटते हुए बर्तन की आवाज है। वो गांव का एक युवा किसान है जिसके अंदर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ विद्रोह की आग जल रही है। जब जमींदार उसकी फसल और उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प लेता है तो वो उन लोगों में से नहीं है जो चुपचाप एक कोने में बैठकर अपने भाग्य को कोसते रहें। मतलब वो बागी बन जाता है। हाँ, वो बागी हो जाता है। वो सिर्फ एक पीड़ित व्यक्ति नहीं है, वो उस समय के शोषित युवा वर्ग का प्रतीक है जो अब और अत्याचार सहने को तैयार नहीं था। लेकिन एक बात बताइए, जब एक नागरिक के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं तो वो न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। मधुबन ने भी तो यही किया होगा, तो क्या कानून ने उसकी कोई मदद नहीं की? उस वक्त तो कोर्ट्स होते थे ना। और यहीं पर जयशंकर प्रसाद जी तत्कालीन न्याय व्यवस्था पर एक बहुत ही गहरा और तीखा व्यंग करते हैं। मधुबन जब न्याय की उम्मीद लेकर अदालत पहुंचता है तो उसे सिर्फ धोखा मिलता है। अच्छा। अदालतें जिन्हें न्याय का मंदिर माना जाता था वे असल में इंसाफ की जगह नहीं बल्कि पैसों की मंडी बन चुकी थी। मतलब न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं बंधी थी कि वो निष्पक्ष थी, बल्कि इसलिए बंधी थी ताकि उसे गरीबों के आंसू न दिखाई दें। उफ, क्या बात कही है आपने। इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। शुक्रिया। एक गरीब किसान के पास वकीलों की भारी भरकम फीस भरने या कोर्ट कचहरी के अंतहीन चक्कर काटने के लिए ना तो पैसा था और ना ही समय। न्याय की ये पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल, उलझी हुई और खर्चीली थी कि वो सिर्फ शोषक के पक्ष में ही काम करती थी। तो कानून बस अमीर की जेब में था। बिल्कुल, कानून और न्याय हमेशा उसी की जेब में होता था जिसके पास ताकत और पैसा है। मधुबन का ये अनुभव कागजों पे लिखे गए कानून और जमीन पर मिलने वाले असली न्याय के बीच की एक बहुत गहरी खाई को उजागर करता है। ये सच में झकझोर देने वाला है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। जब गांव का एक युवा, एक आम किसान खेतों में लहूलुहान हो रहा था, इस पूरे सिस्टम से लड़ रहा था, तब इस देश का वो पढ़ा लिखा तबका कहाँ था? वो जो तथाकथित बुद्धिजीवी और संभ्रांत वर्ग था जो खुद को समाज का लीडर मानता था, वो क्या कर रहा था? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इस सवाल का जवाब देने के लिए स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार को गढ़ा गया है, इंद्रदेव। इंद्रदेव उस उच्च शिक्षित, शहरी और पश्चिमी सभ्यता में रंगे हुए एलीट क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, उसने दुनिया भर का साहित्य पढ़ा है, उसके पास अथाह किताबी ज्ञान है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो अपने ही देश की मिट्टी और यहाँ के आम आदमी के दर्द से पूरी तरह कट चुका है। ओहो, मतलब वो बस सजे धजे कमरों में बैठकर देश के विकास की बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें तो कर सकता है, लेकिन जमीन पर उतरकर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो गांव वालों की समस्याओं पर डिबेट कर सकता है, लेकिन अगर उसे गांव की कीचड़ में उतरकर काम करने को कहा जाए तो वो तुरंत पीछे हट जाएगा। क्लासिक आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल। हाँ, ये इंद्रदेव का सबसे बड़ा विरोधाभास है। उसके पास सिद्धांत तो हैं, लेकिन संवेदना पूरी तरह सूख चुकी है। वो सब कुछ जानता है लेकिन महसूस कुछ नहीं करता। शहर का ये वर्ग गांव को सिर्फ एक विषय या एक समस्या के रूप में देखता था। मतलब वे गांव वालों को अपने बराबर का इंसान ही नहीं मानते थे। सही कहा। यहाँ पर एक बात बहुत गहराई से छुपती है यार। क्या ये बहुत अजीब और विडंबनापूर्ण नहीं है कि जो व्यक्ति इसी देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, जो यहाँ का पढ़ा लिखा नागरिक है, वो अपने ही गांव और अपने ही लोगों की पीड़ा से इतना दूर है? लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो एक विदेशी महिला उसी पीड़ा को उससे कहीं बेहतर तरीके से समझ पाती है। ये इस पूरे साहित्यिक श्रुत का सबसे चौंकाने वाला और कहूँ तो सबसे खूबसूरत पहलू है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और वो विदेशी महिला है शैला, जो कि इंद्रदेव की ब्रिटिश पत्नी है। ये बात पचाना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं समझ सकती हूँ। मतलब जिस दौर में अंग्रेज भारत को दोनों हाथों से लूट रहे थे, यहाँ की संपदा को चूस रहे थे, उसी देश की एक महिला शहर का सारा ऐशो आराम छोड़कर भारत के एक धूल मिट्टी से भरे गांव में आ जाती है। ये कैसे संभव है? यही तो प्रसाद जी की लेखनी की गहराई है ना। वे शैला के किरदार के माध्यम से राष्ट्रवाद की एक बहुत ही
संकीर्ण परिभाषा को तोड़ देते हैं। अच्छा। इंद्रदेव की तरह वो दूर से बैठ के बातें नहीं बनाती, बल्कि गांव वालों के सुख दुख में पूरी तरह घुल मिल जाती है। वाह। वो इस बात का जीता जागता प्रमाण बन जाती है कि करुणा, संवेदना और मानवता का कोई एक राष्ट्रीय रंग या भूगोल नहीं होता। तो एक तरफ इंद्रदेव है जो भारतीय होकर भी पश्चिमी मानसिकता में फंसा है, और दूसरी तरफ शैला है जो विदेशी होकर भी भारतीय आत्मा को अपना लेती है। गजब का कॉन्ट्रास्ट है ना? और इसके माध्यम से स्रोत शहर और गांव के बीच के एक बहुत ही कड़वे सच को उजागर करता है। शहर में अथाह पैसा है, चालाकी है और एक ऐसी व्यवस्था है जो गांव से आने वाले सीधे साधे लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। हाँ, वो उन्हें चूस कर फेंक देता है। बिल्कुल, उन्हें खोखला कर देता है। जबकि दूसरी ओर गांव है जहां भयंकर गरीबी है, अशिक्षा है, शोषण है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच एक अपनापन है, एक ठहराव है जो शैला जैसी बाहरी व्यक्ति को भी अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन जब इंद्रदेव और शैला जैसे लोग अपनी वैचारिक उलझनों में फंसे थे, तब जमीन पर उस आम किसान का क्या हो रहा था? हाँ, वो असली मुद्दा है। हम वापस मधुबन की तरफ मुड़ते हैं। जब एक आम आदमी की पुकार कोई नहीं सुनता, जब अदालतें उसे धुतकार देती हैं, तो वो क्या रास्ता अपनाता है? मधुबन का रास्ता बहुत ही दुखद और सच कहूं तो विनाशकारी साबित होता है। अपनी जमीन और अपना सम्मान बचाने की छटपटाहट में वो सिस्टम से सीधे टकराने का फैसला करता है, लेकिन वो अंततः हिंसा के अंधकार में डूब जाता है, जो कि उस घोर निराशा की स्थिति में एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया लगती है। मतलब जब दीवार ने चारों तरफ से घेर लिया हो और सारे दरवाजे बंद हों, तो आदमी उस दीवार को तोड़ने के लिए अपना ही सिर दे मारता है ना। ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक लग सकती है, लेकिन वो सही नहीं थी, और स्रोत इसी बात को बहुत स्पष्टता से स्थापित करता है। वो कैसे? मधुबन का वो अंधा गुस्सा उसे शहर के एक बहुत ही गहरे और गंदे दलदल में फंसा देता है। वो उसी भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ते हुए खुद अपराध का रास्ता चुन लेता है। वो ये भूल जाता है कि हिंसा किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। सही बात है। अंततः उस पर मुकदमा चलता है, और जैसा कि हमने पहले देखा, न्याय व्यवस्था तो पहले ही सड़ चुकी थी। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उसे 10 साल की लंबी जेल की सजा सुना दी जाती है। 10 साल? एक युवा के जीवन के सबसे ऊर्जावान और कीमती साल। हाँ, मतलब ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं लगती, बल्कि ये उस हर युवा की कहानी है जो कुंठा और घोर निराशा में अपना आपा खो बैठता है, बिना किसी ठोस दिशा के, बिना किसी सोच के। सिर्फ गुस्से की आग अंत में इंसान को खुद ही जलाकर राख कर देती है। बिल्कुल, और मधुबन का इस तरह जेल जाना उस गांव के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। ऐसा लगता है जैसे उस अंधेरे गांव की जो आखिरी एक चिंगारी बची थी ना, जो आजादी और हक की आवाज उठने लगी थी, वो भी अब पूरी तरह बुझ गई हो। मानो अब उस गांव में सिर्फ जमींदार का खौफ और एक लंबा अंधेरा ही बचेगा। लेकिन जब हम इस स्रोत की और गहराई में जाते हैं, तो एक बिल्कुल नई तस्वीर उभरती है। हाँ, इसी घनघोर अंधेरे से एक ऐसे सशक्त किरदार का उदय होता है जो पूरी कहानी की धुरी बदल कर रख देता है, और वो है इस कहानी की मुख्य पात्रा तितली। तितली का उदय इस पूरे अध्ययन का सबसे सशक्त और प्रेरणादायक हिस्सा है। और देखिए, इस पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। मधुबन के जेल जाने के बाद तितली बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। वो वैसे भी एक अनाथ लड़की थी जिसे मधुबन के परिवार ने पाला पोसा था। अब वो गांव में निहत्थी है। जमींदार और गांव के कुछ लालची लोग उसे अकेला और कमजोर देखकर तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। और साहित्य में अक्सर ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं? एक परिचित सा सांचा होता है। हाँ, एक बेचारी औरत, वही ना, एक असहाय महिला जो एक कोने में बैठकर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही है, या फिर किसी चमत्कार और किसी मसीहा के आने का इंतजार कर रही है। लेकिन तितली उस पुराने सांचे को पूरी तरह से तोड़ देती है। उसका नाम तितली सिर्फ उसकी सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसकी आजादी और उसकी मानसिक उड़ान का प्रतीक है। वाह! वो हार मानकर रोने वाली स्त्री नहीं है। उसकी आत्मा इतनी दृढ़ है कि भयंकर गरीबी, अकेलापन और सामाजिक दबाव भी उसके पंख नहीं कतर पाते। वो अपने पैरों पर खड़ी होती है। और ये बात सच में चकित करने वाली है कि वो सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करती, बल्कि एक स्वाभाविक मार्गदर्शक के रूप में उभरती है। बिल्कुल। एक अनाथ लड़की जिसे समाज ने किनारे कर दिया था, वो गांव की औरतों को उनके अधिकारों के प्रति जगाने लगती है।
इसे हम नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही मजबूत और व्यावहारिक उदाहरण मान सकते हैं। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट का एकदम अर्ली एग्जाम्पल। सही कहा। उसने ये साबित किया कि असली ताकत शारीरिक बल या हिंसा में नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, साहस और संगठन में होती है। वो औरतों को एकजुट करती है और एक ऐसी सामूहिक शक्ति बन जाती है जिसे कोई जमींदार भी आसानी से कुचल नहीं सकता। लेकिन इस पूरी यात्रा को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है। मधुबन ने भी तो इसी व्यवस्था को बदलने की कोशिश की थी। उसने भी जमींदार से लोहा लिया था, लेकिन वो हार गया, जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया। हाँ। तो फिर तितली के पास ऐसी कौन सी रणनीति थी, ऐसा क्या अलग नजरिया था जो वो सफल हो गई? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तितली की सफलता का आधार था उसका रचनात्मक विद्रोह। रचनात्मक विद्रोह मतलब कंस्ट्रक्टिव रिबेलियन। बिल्कुल। जहां मधुबन ने व्यवस्था को तोड़ने और नष्ट करने का रास्ता चुना था, जो कि एक नकारात्मक ऊर्जा थी, वहीं तितली ने कुछ नया गढ़ने और बनाने का सकारात्मक मार्ग अपनाया। उसने और शैला ने मिलकर शेरकोट गांव में एक केंद्र या कह लें कि एक छोटे से आश्रम की नींव रखी। तो ये आश्रम किस तरह काम करता था? क्या ये सिर्फ दान पुण्य या गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की कोई चैरिटी संस्था थी? बिल्कुल नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने गांव वालों को किसी खैरात का मोहताज नहीं बनाया। इसके बजाय इस केंद्र के माध्यम से गांव वालों को शिक्षा का महत्व समझाया गया, स्वास्थ्य और साफ सफाई की बुनियादी बातें सिखाई गईं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, कृषि के नए और उन्नत तरीके सिखाए गए। मतलब उन्होंने गांव की उस नब्ज को पकड़ा जो सबसे कमजोर थी। सोचिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। एक अनाथ लड़की और एक विदेशी महिला ने मिलकर उन अड़ियल और रूढ़िवादी किसानों को ये विश्वास दिलाया कि अगर उन्हें अपनी स्थिति बदलनी है तो उन्हें खेती के नए तरीके अपनाने होंगे। उन्होंने बैसाखी थमाने के बजाय उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। हाँ। ये तो समाज के पितृसत्तात्मक अहंकार को शांति से पिघलाने जैसा है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। उनका स्पष्ट संदेश था कि जब तक गांव आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक कोई भी जमींदार या कोई भी बाहरी ताकत उनका शोषण करती रहेगी। असली आजादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने या किसी जमींदार के मर जाने में नहीं है, बल्कि असली आजादी गांव के अपने भीतर से मजबूत होने में है। और अगर हम इसे भारतीय दर्शन की गहराई से देखें ना, तो ये भगवद गीता के उस महान सिद्धांत से जुड़ता है जिसे हम कर्मयोग कहते हैं। बिल्कुल। कर्मयोग यानी जहां फल की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि शाइला का एक विदेशी होकर भी बिना किसी लालच के गांव की सेवा करना, ये उसे निष्काम कर्म का एक आधुनिक रूप था? 100%। और तितली का चरित्र भी इसी कर्मयोग की एक जेती जागती मिसाल है। सोचिए उसके भीतर कितना गहरा व्यक्तिगत दर्द था। हाँ, वो अकेली थी। उसका अकेलापन, मधुबन के 10 साल दूर रहने की पीड़ा, लेकिन उसने उस पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपने सारे व्यक्तिगत दुखों को पीछे छोड़कर खुद को पूरे गांव के उत्थान में समर्पित कर दिया। क्या बात है। ये दिखाता है कि अपनी किस्मत को कोसने या दूसरों पर दोष मढ़ने से कहीं बेहतर है अपनी जिम्मेदारी उठाना और कर्म करना। इस बिंदु पर आकर मुझे लगता है कि इस स्रोत ने प्रेम की परिभाषा को भी एक बिल्कुल नया आयाम दिया है। वो कैसे? देखिए, आज के आधुनिक दौर में हम प्यार का मतलब क्या समझते हैं? किसी को पा लेना, उस पर अपना स्वामित्व जताना या अधिकार जताने की भावना, है ना? हाँ, पोजेशन। लेकिन तितली और मधुबन का जो रिश्ता है वो किसी भी तरह की स्वार्थपरता से बहुत ऊपर है। हाँ, तितली का प्रेम त्याग, समर्पण और निरंतर प्रतीक्षा पर टिका है। वो मधुबन के लिए पूरे 10 साल तक इंतजार करती है। लेकिन वो इंतजार किसी ठहराव का नहीं है। वो किसी खिड़की पर बैठकर चांद को निहारते हुए आंसू नहीं बहाती रहती। बिल्कुल नहीं। वो उस इंतजार के एक एक दिन को अपना हथियार बना लेती है। वो अपने कर्म और त्याग के जरिए खुद को और अपने परिवेश को इतना मजबूत बना लेती है कि जब मधुबन लौट कर आए तो उसे एक बदला हुआ, एक बेहतर और आजाद गांव मिले। प्रेम को अभिव्यक्त करने का ये कितना परिपक्व, गहरा और रचनात्मक तरीका है यार। और इसका असर मधुबन पर भी साफ दिखाई देता है। अच्छा। जब वो वापस आता है। हाँ। जब 10 साल की लंबी सजा काटकर मधुबन जेल से वापस लौटता है तो वो पहले वाला आग बबूला रहने वाला युवक नहीं होता। जेल की भट्टी में तपकर उस लंबे एकांत ने उसे एक शांत, समझदार और परिपक्व इंसान बना दिया है। और जब वो वापस आकर शेरकोट गांव की नई तस्वीर देखता होगा
तो उसकी आंखें खुल जाती होंगी। बिल्कुल। उसे ये एहसास होता होगा कि जो बदलाव उसका अंधा गुस्सा और उसकी हिंसा नहीं ला सकी, वो बदलाव तितली के धैर्यवान, शांतिपूर्ण और रचनात्मक काम ने कर दिखाया है। हाँ। ये एहसास कि समाज को नष्ट करके नहीं, बल्कि उसका नवनिर्माण करके ही असली क्रांति लाई जा सकती है। तो इस पूरे साहित्यिक स्रोत के विश्लेषण को अगर हम एक धागे में पिरोए ना, तो इसका अंतिम सार बहुत ही सकारात्मक और आशावादी है। कहानी के अंत में तितली और मधुबन का जो मिलन होता है, इस मिलन को सिर्फ दो प्रेमियों के मिलन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो इसे कैसे देखें? ये असल में गांव के नवनिर्माण, रचनात्मक ऊर्जा और नारी शक्ति के एक साथ आने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये स्रोत हमें एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देता है कि भारत की असली आत्मा और उसकी सच्ची ताकत उसके गांव में ही बसती है। सही बात है। जब तक हमारे गांव आत्मनिर्भर, स्वच्छ और शिक्षित नहीं होंगे, तब तक देश की किसी भी प्रगति की कल्पना अधूरी ही रहेगी। और इसी निष्कर्ष के साथ मेरे मन में एक ऐसा विचार रह रहकर उठ रहा है जो आज के हमारे इस मॉडर्न दौर से सीधा टकराता है। वो क्या? देखिए, आज हम कंक्रीट के जंगलों और स्मार्ट सिटी की आंधी दौड़ में शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। हर कोई बस शहर की तरफ भाग रहा है और हमने शायद अपनी असली ताकत, अपनी जड़ों यानी अपने गांवों को बहुत पीछे एकदम अनाथ छोड़ दिया है। बहुत गहरी बात कही आपने। तो सुनने वालों के लिए ये कहानी एक खामोश सा सवाल छोड़ जाती है। क्या प्रगति का मतलब सिर्फ उन चमकती हुई कांच की इमारतों में सफलता ढूंढना है, या फिर अपनी मिट्टी की तरफ लौटना और उसे कुछ वापस लौटाना भी है? सोचने के लिए बहुत कुछ है। सच में।